नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और है नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूले। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना कि ये जो अपना एमसीक्यू जो है, अब हम जो है आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर थ्योरी के साथ में एमसीक्यू को जो है कैरिड आउट करेंगे। तो हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे और उसके बाद में उस एमसीक्यू को विद रैशनल जो है मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो इस तरीके का कुछ कंसेप्चुअल चीजें जो है इन फ्यूचर लेक्चर्स, फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम लेके आएंगे, तो उन सब चीजों के लिए आप लोग तैयार रहे। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। A client with the tuberculosis who has been receiving combined therapy with isoniazid and rifampin asked the nurse how long he will have to take medication. The nurse should tell the client that. क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एक मरीज है और रिसीव कर रहा है कंबाइंड थेरेपी, आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन कंबाइंड के अंदर मरीज को दिया जा रहा है। नर्स से पूछ रहा है कि कितने लंबे टाइम तक, हाउ लॉन्ग ही विल हैव टू टेक मेडिकेशन, ये दवाई जो है उसको कितने लंबे टाइम तक लेनी पड़ेगी। नर्स शुड टेल द क्लाइंट, आप क्या बताएंगे उसको। कंबाइंड थेरेपी ले रहा है आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन की, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो कंबाइंड थेरेपी है कितने टाइम तक लेनी पड़ेगी, है ना, कितना टाइम इसको इंटेक करना पड़ेगा। तो आप एज ए नर्स उसको क्या सलाह देंगे। फर्स्ट है, मेडिकेशन इज रेयरली नीडेड आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक के बाद में जरूरत नहीं है। सेकंड है, ही विल नीड टू टेक मेडिकेशन द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, पूरी जिंदगी उसको लेनी पड़ेगी। थर्ड है, द कोर्स ऑफ कंबाइंड थेरेपी इज यूजुअली 6 मंथ, 6 महीने का कोर्स होता है कंबाइंड थेरेपी का। एंड लास्ट है, he will be re-evaluated in 1 month to see if further medication is needed, उसको रीइवेलुएट किया जाएगा 1 महीने में अगर और दवाई की जरूरत रही तो। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सवाल पूछ रहा है दोनों कंबाइंड थेरेपी वहां पे काम में ली जा रही है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो कौन सा जो है चीज आप उसको बताएंगे कितने लंबे समय तक लेनी पड़ेगी। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। यूजुअल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो रहता है कंबाइंड थेरेपी का, आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन का, वो रहता है वेरी गुड 6 मंथ। सी इज द करेक्ट वन। जो कोर्स है कंबाइंड थेरेपी का वो यूजुअली कितना रहता है, 6 मंथ का रहता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 6 महीने तक कंबाइंड थेरेपी यूजुअली दी जाती है मरीज को। ए और डी इनकरेक्ट है क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट बताया हुआ है ना। ए और डी जो है इसमें 2 वीक दिया हुआ है, डी में 1 मंथ दिया हुआ है। तो 2 वीक और 1 मंथ जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है, और रेस्ट ऑफ पूरी लाइफ कभी भी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, ये थेरेपी नहीं लेते हैं, तो लंबे समय तक पूरी जिंदगी इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बी भी यहाँ पे क्या हो गया, खोटा। तो ए, बी और डी तीनों खोटे जवाब है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 महीने तक यूजुअली कंबाइंड थेरेपी जो है काम में ली जाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, which development milestone puts the 4-month-old infant at greatest risk for injury? 4 महीने का बच्चा है, कौन सा डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है उसको ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर इंजुरी पे रख रहा है। 4 महीने का बच्चा है, कौन सा डेवलपमेंटल माइलस्टोन उसको सबसे ज्यादा इंजुरी की रिस्क के ऊपर पुट डाउन कर रहा है। फर्स्ट है स्विचिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, सेकंड है क्रेवलिंग, थर्ड है स्टैंडिंग, फोर्थ है रोलिंग ओवर। 4 महीने का बच्चा है, कौन सा माइलस्टोन जो है वो उसको सबसे ज्यादा इंजुरी की रिस्क के ऊपर पुट डाउन कर रहा है। फटाफट से जवाब लिखिएगा। 4 महीने का बच्चा है, माइलस्टोन की बात अगर अपन करें 4 महीने के बच्चे के लिए, तो दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो जाते हैं, दो क्या तीन ऑप्शन पहले ही खत्म हो जाते हैं। अगर मैं स्टैंडिंग की बात करूं तो ये कौन से महीने का बच्चा कर सकता है, 1 साल का, 1 ईयर की एज पे स्टैंडिंग होती है, तो ये तो करेगा ही नहीं, जब हो ही नहीं सकता बच्चा तो काहे की इंजुरी। अगर मैं क्रेवलिंग की बात करूं तो ये भी 7 महीने के बच्चे में जाके डेवलप होती है, और ये बच्चा तो 4 महीने का है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, इनके जवाब तो बन ही नहीं सकते। ए ऑप्शन में लिखा स्विचिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड है, ये लगभग 5 से 6 महीने के बच्चे में डेवलप होता है, 5 to 6 मंथ की एज पे। और अगर ऑब्जेक्ट को एक हाथ से दूसरे हाथ में बच्चा स्विच करना शुरू कर दे तो इससे कोई इंजुरी की रिस्क नहीं है,
रिस्क ऑफ इंजुरी पूछा ना, तो इससे भी संभावनाएं खत्म हो गई। तो ना तो आंसर ए बन सकता, ना बी बन सकता, ना सी बन सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, रोल्स ओवर। 5 महीने, 4 और 5 महीने का माइलस्टोन है रोल्स ओवर। 4 महीने का बच्चा है, और जब बच्चा रोल ओवर करेगा तो बच्चे के जो है गिरने की संभावना होती है, रिस्क ऑफ इंजुरी रहती है। मान लो बच्चा ऊपर बेड पे लेटा हुआ है, उसने रोल्स ओवर किया और वो बच्चा फॉल डाउन हो गया बेड से नीचे। अगर साइड रेल्स नहीं अपते, साइड रेल्स बेड में आपने नहीं लगाए, तो बच्चा रोल्स ओवर किया तो बच्चा कहाँ आ गया? नीचे फॉल डाउन हो गया। और जैसे ही बच्चा नीचे गिरा, उसको क्या हो गई? इंजुरी। तो रिस्क ऑफ इंजुरी जो है वो रोल्स ओवर बच्चे को एक्सपोज करता है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीडियाट्रिक के अंदर हम डिटेल से पढ़ते हैं, और फिर उसकी एमसीक्यूज इस तरीके से सॉल्व करें कि डेफिनेटली एग्जाम में सफलता मिलेगी। आप लोगों से गुजारिश, शेयर करना ना भूलें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखाइए सारथीपन, शेयर कीजिए इस तरीके के कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक, ताकि जो है उनका भविष्य अच्छा हो सके, उन्हें एक बेहतरीन भविष्य, एक नोबल, एक बढ़िया वाला नए साल का बढ़िया चीज उसको हम अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट के रूप में दे सके, है कि नहीं है। और डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है, उसमें अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो तुरंत प्रभाव से रजिस्ट्रेशन करवा दे। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर, डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट में आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करवा दीजिएगा। लिमिटेड सीट है, तुरंत प्रभाव से रजिस्ट्रेशन करवाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने से ही आपकी सीट कंफर्म होती है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत जल्दी जो है ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है, तो डोंट बी वेट ना करें, जल्दी से जल्दी कुछ स्टेप ले। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, a client taking phenytoin for tonic clonic seizure is preparing for discharge। मरीज है, फेनिटोइन दवाई ले रहा है, और फेनिटोइन क्यों दी जा रही है उसको? टॉनिक क्लोनिक सीजर के लिए, और अब उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं डिस्चार्ज के लिए। कौन सी इंफॉर्मेशन, विच इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूड इन द क्लाइंट्स डिस्चार्ज केयर प्लान? जब आप डिस्चार्ज केयर प्लान बना रहे हैं तो उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जो है आप इंक्लूड करेंगे मरीज के? मरीज को टॉनिक क्लोनिक सीजर है, और टॉनिक क्लोनिक सीजर वाले मरीज के को दवाई दी जा रही है फेनिटोइन, और आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं डिस्चार्ज के लिए। कौन सी इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड करेंगे डिस्चार्ज केयर प्लान के अंदर उस पेशेंट के? फर्स्ट है, द मेडिकेशन कैन कॉज डेंटल स्टेनिंग। सेकंड है, द क्लाइंट विल नीड टू अवॉइड ए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। थर्ड है, द क्लाइंट विल नीड ए रेगुलरली शेड्यूल्ड कंप्लीट ब्लड काउंट। एंड लास्ट है, द मेडिकेशन कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद ड्राउजीनेस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। टॉनिक क्लोनिक सीजर का मरीज है, फेनिटोइन दवाई आप वहां पे काम में ले रहे हैं, फेनिटोइन दवाई डाइलेंटिन के नाम से मार्केट में आती है। तो ये दवाई जब आप दे रहे हैं तो कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे डिस्चार्ज केयर प्लान के अंदर? फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के जवाब यहाँ पे देना प्रीफर किया है। ए जो जवाब दे रहे हैं लोग वो खोटा है, डेंटल स्टेनिंग फेनिटोइन करता ही नहीं है। ए जवाब ना दे, ए बिल्कुल खोटा जवाब है। फेनिटोइन कभी भी डेंटल स्टेनिंग नहीं करता है, तो ये ए तो बिल्कुल खोटा हो गया। बी आंसर जो है, बी आंसर इनकरेक्ट है। बी आंसर भी खोटा है, क्योंकि फेनिटोइन कभी भी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक चीजों के साथ में इंटरफेयर नहीं करता है, तो उससे कोई संबंध ही नहीं है। ऑप्शन कह रहा है कि नीड टू अवॉइड ए हाई कार्बोहाइड्रेट, तो अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस फेनिटोइन के साथ में नहीं होता है। तो ए और बी दोनों ही खोटे जवाब हो गए, उनको देने की जरूरत, ये करने की जरूरत नहीं होती है। डी आंसर जो लिखा हुआ है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि दवाई जो है वो ड्राउजीनेस नहीं करती है ना, ये ड्राउजीनेस की प्रॉब्लम नहीं करती है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन आप डिस्चार्ज में देने का जरूरत नहीं है। आपको क्या इंफॉर्मेशन देना है कि रेगुलर शेड्यूल में उसको कंप्लीट ब्लड काउंट चेक कराते रहना पड़ेगा। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मरीज को ब्लड काउंट चेक कराते रहना पड़ेगा रेगुलर शेड्यूल के अंदर। उसका रीजन होता है कि ये दवाई जो होती है वो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करती है, ए प्लास्टिक एनीमिया का कारण बनती है, बोन मैरो को सप्रेस करती है फेनिटोइन। समझ रहे हो बात को? ए प्लास्टिक एनीमिया कर सकती है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करने का काम करती है फेनिटोइन दवाई। तो आपको रेगुलर शेड्यूल के अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करते रहना जरूरी है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करते रहना होता है फेनिटोइन दवाई के साथ में। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, an assessment of a newborn male reveal that the infant has hypospadias, है ना। एक न्यूबॉर्न बेबी का आप असेसमेंट कर रहे हो मेल के अंदर, और आपको मिला कि बच्चे में क्या है? हाइपोस्पेडियस है। द नर्स नोज दैट, क्या जानते हो आप हाइपोस्पेडियस के बारे में? क्या जानते हो? एक बच्चा है,
असेसमेंट कर रहे हो और प्रॉब्लम मिली आपको हाइपोस्पेडियस इन्फेंट के अंदर, है ना, तो आप क्या जानते हो इसके बारे में? फर्स्ट है द इन्फेंट शुड नॉट बी सर्कमस्काइज्ड, surgical correction will be done by 6 months of age, surgical correction is delayed until 6 year of age, the infant should be circumcised to facilitate voiding। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं, हाइपोस्पेडियस की प्रॉब्लम है, कौन सा आंसर करेक्ट बनेगा? फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। मैंने एक बात आपको हमेशा बोली है, आप जब भी जवाब लिखें, जब भी आप जवाब के बारे में सोचें, तो मैंने एक बात हमेशा बोली है कि एक चीज गांठ बांध लो कि जब भी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में दो ऑपोजिट ऑप्शन हो तो जवाब उसी में से होता है। दो ऑपोजिट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, दो ऑपोजिट ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सर्जिकल करेक्शन जो होता है हाइपोस्पेडियस, हाइपोस्पेडियस का मतलब होता है डोर्सल ओपनिंग रहती है आपकी, यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो डोर्सल सरफेस पे होता है उसको सॉरी एपिस्पेडियस कहते हैं, और वेंट्रल सरफेस पे होता है उसको हाइपोस्पेडियस कहते हैं। तो हाइपोस्पेडियस में यूरेथ्रल ओपनिंग वेंट्रल सरफेस के ऊपर है। अब देखिएगा जब आप उस वेंट्रल सरफेस के ऊपर जो यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट है उसको आप जब ट्रीट करने जा रहे हैं, हाइपोस्पेडियस को ट्रीट करने जा रहे हैं, तो उसका सर्जिकल करेक्शन जो होता है वो नॉर्मली करने का जो टाइम पीरियड होता है वो रहता है 16 टू 18 मंथ ना, टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले। तो 6 महीना तो गलत जवाब है, और 6 साल तक डिले नहीं कर सकते। नॉर्मल टाइम पीरियड होता है 16 से 18 महीने पे ये सर्जिकल करेक्शन करना होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले पहले करेक्शन कर देना होता है। पीडियाट्रिक में हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं हाइपोस्पेडियस, एपिस्पेडियस, ये सारी कंडीशन। तो 16 से 18 महीने की एज पे इसको सर्जिकली करेक्ट कर दिया जाता है, मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले पहले सर्जिकली करेक्शन कर दो, है कि नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नॉट बी सर्कमसाइज, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है सर्कमसाइज टू फैसिलिटेट वॉइडिंग, मतलब ए कह रहा है सर्कमसाइज करेंगे और ए कह रहा है सर्कमसाइज नहीं करेंगे, ऐसा दो लिखा हुआ है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हाइपोस्पेडियसिस कंडीशन होती है उसमें सर्कमसीजन ऑपरेशन नहीं होता है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो सकती है, यूरेथ्रोप्लास्टी हो सकती है, पर सर्कमसीजन इसमें नहीं होता। सर्कमसीजन किसमें होता है? फीमोसिस और पैराफीमोसिस में, है ना, दो प्रॉब्लम होती है, वन इज फीमोसिस और सेकंड वन इज पैराफीमोसिस। तो फीमोसिस और पैराफीमोसिस की अगर प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पे सर्कमसीजन का ऑपरेशन करते हैं। लेकिन हाइपोस्पेडियसिस में सर्कमसीजन का कोई रोल नहीं है, इसलिए डी आंसर भी खोटा हो गया। तो बी, सी और डी तीनों खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्फेंट को जो है सर्कमसीजन नहीं करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ये करेक्ट आंसर है कि ये वो बीमारी है जिसमें सर्कमसीजन नहीं करते हैं, क्योंकि ये सर्कमसीजन ऑपरेशन किसका होता है? फीमोसिस का। समझ में आया कुछ कंसेप्ट? थोड़ा घूम गए होंगे, थोड़ा घूम गए होंगे, बोले इस तरीके के क्या ऑप्शन आए? तो ऐसे ऑप्शन आए एग्जाम में, आते हैं, कई बार आते हैं। हम कुछ सोच के आते हैं, जवाब कुछ और हो जाता है, और फिर हम एक ही चीज हमारे पास में रहती है कि क्या से क्या हो गया, देखते ही देखते, वो देखते ही देखते होता है। आप जो सोचते हैं वो जवाब होता नहीं है, जो जवाब होता है वो आपको पता नहीं चलता है, और देखते ही देखते गलतियां हो जाती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, और नंबर जो है वो गड़बड़ा जाते हैं, और सिलेक्शन की लिस्ट से हमको बाहर कर देते हैं। तो अगर आप बेहतरीन सिलेक्शन चाहते हैं, अच्छा सिलेक्शन चाहते हैं, बेहतरीन एग्जाम को हैंडल करके, एग्जाम को क्लियर करके एक अच्छा और उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो कंसेप्चुअल स्टडी करिए, कंसेप्चुअल चलिए, अच्छे से करिए, बेहतर करिए, और बेहतर करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। और इस बेहतर करने के लिए इसको शेयर करना जरूरी है, लाइक करना जरूरी है, सब्सक्राइब करना चैनल को जरूरी है, लोगों तक पुट डाउन करे चीजों को, है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम इन फ्यूचर लेके आने वाले हैं, ताकि एक बेहतरीन भविष्य आपका यहां से निर्माण हो सके। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। When the nurse is providing dietary teaching for a client with elevated cholesterol level, which cooking oil is not suggested for the client on a low cholesterol diet? एक मरीज है जिसको डाइटरी टीचिंग आप दे रहे हैं, और उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो रखा है? एलिवेटेड हो रखा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है। कौन सा कुकिंग ऑयल जो है वो आप सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अब लो कोलेस्ट्रॉल डाइट की जरूरत है। तो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट जिस मरीज को सजेस्ट होती है उसको कौन सा ऑयल, कुकिंग ऑयल काम में नहीं लेना होता है? सेफ्लावर, सनफ्लावर, कोकोनट, कैनोला। फटाफट से जवाब लिखिएगा, कौन सा कुकिंग ऑयल काम में नहीं लेना होता है? कौन सा? देखो आपको वो ऑयल चूज करना है जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो, है ना, मतलब सैचुरेटेड फैट जिसमें कम है वो सही है।
लेकिन लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देना तो कौन सा आप ऑयल जो है सजेस्ट नहीं करेंगे, तो वो नहीं सजेस्ट करना है जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा हो। इन चार में सैचुरेटेड फैट जिस ऑयल में सबसे ज्यादा होती है, सैचुरेटेड फैट, वो ऑयल कौन सा है? वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर है साहब, सी करेक्ट, सनफ्लावर नहीं, सी। कोकोनट ऑयल जो है इसमें सैचुरेटेड फैट जो होती है, सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। कोकोनट ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फैट जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होती है। जब सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा हाई अमाउंट के अंदर होएगी तो मरीज जो है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर पाना मुश्किल है। इसलिए हमें कोकोनट ऑयल जो है वो सजेस्ट नहीं करना होता है, ये कुकिंग ऑयल के रूप में काम में नहीं लेना होता है। बाकी जो है वो काम में ले सकते हैं, है ना। जिस मरीज का कोलेस्ट्रॉल का लेवल एलिवेटेड होता है उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं सैफलोवर, सनफ्लावर, कैनोला, ये काम में ले सकते हैं, पर कोकोनट ऑयल उसको काम में नहीं लेना होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When the nurse is caring for a client with stage 3 Alzheimer disease, Alzheimer disease की कौन सी स्टेज में मरीज एंटर हो चुका है? थर्ड स्टेज के अंदर। एल्जीमर डिजीज एसिटाइल कोलिन की प्रॉब्लम से संबंधित एक साइकेट्रिक एलिमेंट है। एल्जीमर डिजीज जो है डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है माइंड का। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज इज, स्टेज थर्ड के अंदर डिजीज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा? स्टेज थर्ड एल्जीमर डिजीज में, स्टेज थर्ड एल्जीमर डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक, मेमोरी लॉस, फेलिंग टू रिकॉग्नाइज फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, वॉन्डरिंग एट नाइट, फेलिंग टू कम्युनिकेट। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसका डिमेंशिया हो जाता है, वो फेमिलियर ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाता है, नाइट के समय एकदम घुमक्कड़ हो जाता है, वेंडरिंग हो जाता है, या कम्युनिकेट करने में फेल हो जाता है। स्टेज थर्ड के अंदर याद रखिएगा, एल्जीमर के स्टेज थर्ड के अंदर एग्नोशिया डेवलप होता है। सिंपल सा, एल्जीमर के स्टेज थर्ड के अंदर एग्नोशिया, कल हमने स्ट्रोक में एग्नोशिया वर्ड को पढ़ा, एफ्रेक्शिया वर्ड को पढ़ा। एग्नोशिया का मतलब होता है फेमिलियर ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पाने में फेल हो जाना, दैट इज एग्नोशिया, इस स्टेज थर्ड में डेवलप होता है। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या बन गया इस क्वेश्चन का? तो बी बन गया, क्योंकि आपको एल्जीमर की स्टेज थर्ड पूछी है और एल्जीमर की स्टेज थर्ड के अंदर क्या देखने को मिलता है? एग्नोशिया। आंसर ए इनकरेक्ट है, क्योंकि ये स्टेज वन के अंदर अपीयर हो जाता है। एल्जीमर में मेमोरी लॉस जो होता है वो स्टेज वन के अंदर अपीयर हो जाता है, मेमोरी लॉस जो है वो स्टेज वन के अंदर अपीयर हो जाता है। और आंसर सी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये स्टेज टू के अंदर अपीयर होता है, वॉन्डरिंग एट नाइट, है ना, ये स्टेज टू में अपीयर होता है, वॉन्डरिंग एट नाइट। और डी ऑप्शन जो है वो स्टेज फोर के अंदर अपीयर होता है, कम्युनिकेट करने में भी फेल हो जाता है। तो सब अलग अलग स्टेज के सिम्टम है। अगर मेमोरी लॉस पूछे तो स्टेज वन, वेंडरिंग एट नाइट स्टेज टू, फेलिंग टू रिकॉग्नाइज फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट इज एग्नोशिया स्टेज थर्ड, और फेलिंग टू कम्युनिकेट इज स्टेज फोर। चार स्टेज एल्जीमर डिजीज की, माइंड की एक बीमारी जिसके अंदर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और मेमोरी लॉस होने लग जाती है, इस तरह की बीमारी है एग्नोशिया। बहुत सॉरी एल्जीमर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The doctor has prescribed cortisone, that is a steroid, for a client with systemic lupus erythematosus. स्किन की एक बीमारी है SLE, systemic lupus erythematosus, और उस मरीज को स्टेरॉइड दवाई प्रेस्क्राइब की गई है। कौन सा इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट? मरीज को आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? SLE के मरीज को स्टेरॉइड प्रेस्क्राइब किया, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे आप फटाफट से? फर्स्ट ऑप्शन है, first I take the medication 30 minutes before eating. Second I report changes in appetite and weight. Third I wear sunglasses to prevent cataracts. Fourth I schedule a time to take the influenza vaccine. चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, विच इज द करेक्ट वन? फटाफट से जो आप लिखिएगा, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसस बीमारी है, स्टेरॉइड दवाई आपने वहां पे प्रेस्क्राइब किया है कॉर्टिसोन, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन आप पेशेंट को देंगे? दवाई 30 मिनट पहले लेनी खाने के, एपेटाइट और वेट में कोई चेंज हो तो रिपोर्ट करें, सन ग्लासेज वियर करें कैटरेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो लेवें, शेड्यूल एक टाइम शेड्यूल करें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का। विच इज द करेक्ट वन? किस चीज का संबंध सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसस, एक ऑटोइम्यून डिजीज है स्किन का, जिसके अंदर जो स्टेरॉइड जो आपके कनेक्टिव टिश्यू है उनके अंदर इन्फ्लामेटरी चेंजेज हो जाते हैं। उनके इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यहाँ पे हम स्टेरॉइड काम में लेते हैं। और जो मरीज स्टेरॉइड लेता है उस मरीज के अंदर एनुअली, उस मरीज के अंदर एनुअली, याद रखिएगा, जो मरीज स्टेरॉइड लेता है, ये ए ऑप्शन खोटा है। 30 मिनट्स बिफोर ईटिंग कभी भी दवाई नहीं लेते हैं, इसको खाने के बाद लेना होता है।
है ना। जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं, ये ए ऑप्शन खोटा है, इसको खाने के बाद लेना होता है। जो भी मरीज स्टेरॉइड ले रहा है उसमें खाने के बाद लेना होता है, 30 मिनट्स आफ्टर, या आफ्टर मील लेना होता है, पहले नहीं लेना होता, वो तो खोटा ही है। तो मैं बात कर रहा था कि जो मरीज सिस्मिक लूपस एरिथमेटोसिस का, उस मरीज के अंदर जो स्टेरॉइड दवाई चल रही है, स्टेरॉइड वाले मरीज को एनुअली इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगना चाहिए। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है ना। शेड्यूल करो एक टाइम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का, क्योंकि एनुअली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मरीज इसको लगना चाहिए स्टेरॉइड लेने वाले पेशेंट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है। ए इनकरेक्ट है, क्योंकि मेडिकेशन जो है खाने के साथ लेनी होती है, हम कह चुके हैं। और बी इनकरेक्ट है, क्योंकि इंक्रीज एपेटाइट और वेट गेन जो है वो एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है दवाई के। अगर वेट में चेंज हो रहा है, एपेटाइट में चेंज हो रहा है, तो इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दवाई से थोड़ा वेट बढ़ता है और थोड़ी एपेटाइट बढ़ती है, तो ये नॉर्मल है इस दवाई के साथ में, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और सी इनकरेक्ट है, क्योंकि सन ग्लासेज वियर करने से कैटरेक्ट प्रिवेंट नहीं होता है ना। कैटरेक्ट जो बीमारी है वो सन ग्लास वियर करने से प्रिवेंट नहीं होता है। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। जो भी मरीज स्टेरॉइड ले रहा है, उस मरीज के अंदर एनुअली इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो है उसके लिए आपको ध्यान रखना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एन अबव नी एम्पुटेशन। एक मरीज है जिसको नर्स केयर दे रही है, अबव नी एम्पुटेशन हो चुका है, ए के ए, अबव नी एम्पुटेशन, ए के ए हो चुका है। टू प्रिवेंट कॉन्ट्रेक्चर, कॉन्ट्रेक्चर प्रिवेंट करने के लिए नर्स शुड क्या करना चाहिए। मरीज का अबव नी एम्पुटेशन हो गया है, कॉन्ट्रेक्चर प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे आप। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेस द क्लाइंट इन ए प्रोन पोजीशन 15 to 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट के लिए दिन में 2 बार मरीज को प्रोन पोजीशन के अंदर रखो। दूसरा, कीप द फुट ऑफ द बेड एलिवेटेड ऑन ए सॉक ब्लॉक, फुट ऑफ साइड को एलिवेट करके रखो। प्लेस ए ट्रोकार रोल ऑन आइदर साइड ऑफ द अफेक्टेड लेग, ट्रोकार रोल रखो। कीप द क्लाइंट्स लेग एलिवेटेड ऑन 2 पिलो, 2 पिलो के ऊपर लेग को एलिवेट करके रखो। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अबव नी एम्पुटेशन हुआ है मरीज के अंदर, कॉन्ट्रेक्चर प्रिवेंट करने के लिए क्या चीज काम में लेंगे, फटाफट से जवाब लिखिएगा। अबव नी एम्पुटेशन टू प्रिवेंट कॉन्ट्रेक्चर, कॉन्ट्रेक्चर प्रिवेंट करने के लिए जब भी एम्पुटेशन होता है नी का, जब भी हिप का रिप्लेसमेंट होता है, तो एक बात हमेशा गांठ बांध के रखिएगा, टू प्रिवेंट कॉन्ट्रेक्चर पेशेंट जो है वो थोड़ा उसका पोजीशन जो है वो स्ट्रेट तरीके का होना चाहिए, स्ट्रेट पोजीशन, है ना, स्ट्रेट पोजीशन। और स्ट्रेट पोजीशन यहाँ पे बनेगी जब आप मरीज को कौन सी पोजीशन में रखोगे, प्रोन पोजीशन में। तो 15 से 30 मिनट के लिए दिन में 2 बार मरीज को किस पोजीशन में रखो, प्रोन पोजीशन में, इससे कॉन्ट्रेक्चर प्रिवेंट हो जाएगा। बी और डी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एलिवेट एक्सट्रीमिटीज करने से मतलब ये इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि एक्सट्रीमिटीज जो है उनको फर्स्ट 24 आवर्स में अगर आप एलिवेट करते हैं, बेड को एलिवेट करते हैं या आप लेग का एलिवेशन करते हैं पिलो के ऊपर, तो इससे कॉन्ट्रेक्चर बन जाता है, तो उसको फर्स्ट 24 आवर्स तो बिल्कुल भी एलिवेट नहीं करना है। तो ये भी, बी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। और ट्रोका रोल रखने से आप कॉन्ट्रेक्चर प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेग के साइड में ट्रोकाल रोल रखने का एकमात्र रीजन होता है कि आप लेग को रोटेट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज रोटेट होने से प्रिवेंट हो सकता है, इसलिए सी भी खोटा जवाब है। तो बी, सी और डी तीनों खोटे जवाब हो गए। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रोन पोजीशन में रखो 15 से 30 मिनट के लिए दिन में 2 बार अबव नी एम्पुटेशन वाले मरीज को कॉन्ट्रेक्चर को प्रिवेंट करने के लिए। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The mother of a 6-month-old asks when her child will have all his baby teeth. The nurse knows that most children have all their primary teeth by age. डेंटिशन से संबंधित क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक में हम पढ़ते हैं। 6 महीने का बच्चा है, मां पूछ रही है कि इस बच्चे के सारे दांत जो है कब आ जाएंगे। तो आप बताएंगे कि जो प्राइमरी टीथ होते हैं, जो डेसिडुअस टीथ होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, है ना, जो है अपन कह सकते हैं टेम्परेरी टीथ जो होते हैं, जो प्राइमरी टीथ जो होते हैं, वो आ जाते हैं कितनी उम्र तक। ऑप्शन है 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना, 30 महीना। 12 महीना मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। प्राइमरी डेंटिशन में कितने टीथ होते हैं टोटल, 20। कितने टीथ होते हैं, 20। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला प्राइमरी डेंटिशन का फॉर्मूला 2102/2 इंटू 2। यस, वेरी गुड।
ये फॉर्मूला है प्राइमरी डेंटिशन का। 2 1 इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसीजर नंबर में होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, प्री मोलर 0, मोलर 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, नंबर कितने हो गए 20। कौन से टीथ है प्राइमरी, कौन से है टेम्परेरी, कौन से है मिल्क टीथ, कौन से है डेसिडुअस टीथ, नंबर में कितने होते हैं 20। और ये टोटल 20 टीथ का इरप्शन 2.5 से 3 साल में होता है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 2.5 से 3 साल में होता है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर 2.5 साल कौन सा है, डी ऑप्शन के अंदर। समझ पा रहे हो बात को। प्राइमरी डेंटिशन, इनिशियल टीथ, मिल्क टीथ, नए नए दांत, है ना। तो ये 2.5 साल में प्राइमरी डेंटिशन कंप्लीट हो जाता है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ए, बी और सी तीनों खोटे जवाब है, डी करेक्ट आंसर है। प्राइमरी डेंटिशन 30 मंथ्स की एज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। और भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखाइए सारथीपन, पहुंचा दीजिए उन सब लोगों तक इस महत्वपूर्ण एमसीक्यू सेशन को जिनको जरूरत है इस तरीके के कंटेंट की, और एक सुखद भविष्य की कल्पना जो कर रहे हैं उनके भविष्य को सुखद बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करिए। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। तो बस कर दिखाइए, हिम्मत रखिए, नोवेलिटी दिखाइए, दुनिया के सामने कुछ नोवल चीज, कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स लोगों को दीजिए ताकि वो अपने एक बेहतरीन भविष्य की तरफ बढ़ सके। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।